अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बैंड थियरी से रिलेटेड कैपिटल एंड ई कर्व्स के बारे में जो लास्ट दो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ डू द कर्व्स एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी इन यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमने देखना है कि ये 3 डायग्राम्स हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें सबसे ऊपर यूनिवेलेंट मेटल्स की डायग्राम अकॉर्डिंग टू NE कर्व्स बनी हुई है। तो इसमें हम वैलेंस शेल जो है उसके बैंड की तरफ या उसके कर्व की तरफ नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास 2s जो है उसका कर्व है, और हम इसमें देख रहे हैं कि चूंकि ये कैपिटल NE कर्व है, इसलिए इसमें फिलिंग जो है 2s में एक इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फिल्ड होने की वजह से सिर्फ हाफ तक है, यानी हाफ ऑफ द बैंड इज फिल्ड एंड हाफ अदर हाफ इज एम्प्टी। फिर हम ये देखते हैं कि ये बैंड जो है ये 2p बैंड के साथ आपस में मर्ज्ड है, कनेक्टेड है। लेकिन हमने ये साथ नोट करना है कि ये जो जहाँ पर इनका आपस में कनेक्शन है वहां पर आपको एक छोटा कर्व नजर आएगा जो कि अपर साइड के ऊपर बना होता है। लेकिन ये लोअर लाइंस जो हैं ये शो करती हैं कि ये आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड हैं या मर्ज्ड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, यानी इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास आगे ये एम्प्टी स्पेस भी मौजूद है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ना सिर्फ ये एम्प्टी स्पेस हमारे पास लिथियम के 2s के अंदर है जो उसका अदर हाफ है, बल्कि ये साथ साथ 2p जो है लिथियम का ये कंप्लीटली एम्प्टी है, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोर देन इनफ स्पेस है जिसमें वो मूव कर सकते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव ना कर सकें हमारे पास करंट की डेफिनेशन पूरी नहीं होती, यानी कोई करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये स्पेस शो करती है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव इनफ स्पेस टू मूव सो दैट कंडक्टिविटी मे अकर। फिर आप सेकंड डायग्राम में देखें कि बाइवेलेंट मेटल्स का दिखाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो 2s बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है, और साथ साथ इस एरिया के अंदर जो हाफ ऑफ द बल्ज है जो कि 2s का है और अदर हाफ जो है वो 2p का है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2p है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2s है। तो फिलिंग चूंकि बेरिलियम के 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2s जो है कर्व ये कंप्लीटली यानी एक फील्ड बैंड बनता है। तो इसी तरह कंप्लीटली एक फील्ड कर्व बनेगा जिसमें 2s यानी यहाँ तक जो है चूंकि हाफ पोर्शन इसका है बेरिलियम का, तो इस वजह से यहाँ तक ये फिलिंग होगी। जबकि p कर्व जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, यानी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि चूंकि p कंप्लीटली एम्प्टी है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इनफ स्पेस है मूव करने के लिए, तो ये भी कंडक्टिविटी शो करेंगे। और इसी तरह यानी जो बेरिलियम मेटल है वो भी कंडक्ट करेगी, बाइवेलेंट मेटल्स भी कंडक्ट करती हैं। फिर हम थर्ड डायग्राम की तरफ आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ट्राइवेलेंट मेटल्स में से एल्यूमिनियम की जो एग्जांपल है दी गई है। एल्यूमिनियम में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इस वजह से कि जो 3s है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा और साथ 3p में एक इलेक्ट्रॉन है कि p कर्व के अंदर भी आपको फिलिंग नजर आएगी। लेकिन चूंकि p जो है वो आगे रिमेनिंग यानी एम्प्टी है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड भी नहीं बनाएगा। इसी तरह कंप्लीटली फिल्ड हमारे पास कर्व नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि p के अंदर भी इनफ स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, यानी ट्राइवेलेंट मेटल्स भी कंडक्ट कर सकती हैं। यहाँ क्वेश्चन ये निकलता है कि अब इन तीनों में से ज्यादा कंडक्ट कौन सी मेटल करेगी।
जिसमें हमारे पास सिंपल एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये विद सम एक्सेप्शंस डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पेस मौजूद होगी वो उतना ही ज्यादा कंडक्ट करेंगे। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पर नजर आ रहा है कि यूनिवेलेंट में सबसे ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली इसके अंदर मूव कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो है या कंडक्शन वो शो करेंगी यूनिवेलेंट मेटल्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कंडक्टिविटी शो करेगी वो है बाइवेलेंट मेटल्स, क्योंकि यूनिवेलेंट के मुकाबले में इनके पास स्पेस जो है कम अवेलेबल है, लेकिन इनमें स्पेस अभी भी ट्राइवेलेंट के मुकाबले में ज्यादा है। तो इस वजह से ये मेटल्स, बाइवेलेंट मेटल्स, ज्यादा कंडक्ट करेंगी एज कंपेयर टू ट्राइवेलेंट मेटल्स। तो ये ऑर्डर इस तरह निकलेगा कि यूनिवेलेंट मेटल्स कंडक्ट ग्रेटर देन bivalent metals and bivalent metals conduct greater than or more than trivalent metals। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये है कि हाउ डू कर्व्स शो द कंडक्शन और कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो हमें पता है प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्रिस्टल। तो सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल की ये एग्जांपल आपके सामने ऊपर बनी हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है, उसके बाद एक स्मॉल एनर्जी गैप है और उसके बाद नेक्स्ट कंडक्शन बैंड है। लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली नहीं बनाएंगे, कंप्लीट ड्रॉ नहीं करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा शो किया है यहाँ पर कि आगे कंडक्शन बैंड है, लेकिन दोनों के दरमियान एक एनर्जी गैप है या फॉरबिडन जोन है। बट ये स्मॉल एनर्जी गैप है, तो हमारे पास अगर हम थोड़ी सी भी हीट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस स्मॉल एनर्जी गैप को ओवरकम करके जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में और जो है इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी हो सकती है। इसी तरह अगर इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करते जाएंगे, जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स जंप करते जाएंगे और साथ साथ कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर हमने देखा कि हमने पी टाइप की इम्प्योरिटी यानी बोरॉन लेट्स सपोज ऐड कर दिया सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर, तो उससे ये सेमीकंडक्टर जो है ये एक कंडक्टर की फॉर्म इख्तियार कर गया। अब इसमें कंडक्टर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अभी तक इस सेमीकंडक्टर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये कंडक्टर में चूंकि काफी हद तक कन्वर्ट हो गया है, अब यहाँ पर कंडक्शन शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो स्मॉल एनर्जी गैप था ये एक बैंड की फॉर्म में या ब्रिज की फॉर्म में यहाँ पर कनेक्शन आप देख रहे हैं कि अटैच हो चुका है। ये बैंड की फॉर्म में जो वैलेंस बैंड का कर्व है उसको कंडक्शन बैंड के कर्व के साथ अटैच कर देगा और अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, जिसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये बैंड आपने एम्प्टी बनाना है, चूंकि होल्स हैं और होल्स जो है वो किसी भी तरह की वैकेंसी से शो किए जा सकते हैं, तो यहाँ आप अगर एम्प्टी बैंड बनाएंगे तो वो भी होल्स को शो करेगा। तो इस बैंड या ब्रिज को हमने यहाँ एम्प्टी रखा। फिर आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो एन टाइप के हैं उनकी तरफ। एन फॉर नेगेटिव टाइप, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं और इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो एक्ट करती है। तो लेट सपोज आपने सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, जिसके बाद यहाँ पर उसी तरह एक ब्रिज बन गया और उस ब्रिज के अंदर आप नेगेटिव साइंस लगा सकते हैं या आप उसके अंदर एनर्जी लेवल्स बना सकते हैं, जिससे मुराद ये है कि वैलेंस बैंड का जो एनर्जी कर्व है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी कर्व के साथ कनेक्ट कर गया और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स अब आगे मूव कर सकते हैं। और ऊपर पॉजिटिव टाइप में ये होल्स हैं, ये ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करेंगे अपनी तरफ और जब वो बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली
वो फ्री होंगे मूव करने के लिए और आगे स्पेस है अवेलेबल जिसमें वो मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, अलाइन हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर जाएंगे और कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ impurity on conductors and semiconductors। तो इफेक्ट ऑफ impurity जो है वो कंडक्टर्स पे आपको पता है कि जब भी किसी मेटल या जैसे लेट सपोज कॉपर मेटल है उसके अंदर आप impurities ऐड करेंगे तो वो हमेशा उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा करेंगी और तकरीबन हर 1% के बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसमें एक्सपोनेंशियली इजाफा होता है। तो इससे यानी हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। फिर इम्प्योरिटी अगर आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐड करेंगे, जैसे हमने देखा पी टाइप या एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड की आपने, तो अगर ये इम्प्योरिटीज आपने ऐड कर दी हैं दो तरह की, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स में कन्वर्ट करेंगी, यानी उनके अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो टुवर्ड्स कंडक्शन मूव कर जाएगा सेमीकंडक्टर। तो यानी इसका यहाँ पर इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट है, यानी कंडक्शन बढ़ेगी। फिर इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है कंडक्टर्स पे और सेमीकंडक्टर्स पे। तो अगर कंडक्टर्स के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो हमने ये एफएससी में भी पढ़ा था कि कंडक्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है या रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है। जब हीट दी जाती है किसी भी कंडक्टर को या मेटल को तो जो एटम्स की वाइब्रेशनल मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ फिर हिट होते हैं और फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है यानी कंडक्शन कम होती है। लेकिन अगर हीट बढ़ाई जाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर तो ये जो स्मॉल एनर्जी गैप है ये यानी इलेक्ट्रॉन से ओवरकम कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, यानी यहाँ से इसको क्रॉस कर जाएंगे और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे ये इफेक्ट जो है वेरी करता है, इसके अंदर कंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टीज हैं और सेमीकंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टीज है। तो जब आप हीट बढ़ाएंगे तो एक खास लेवल तक जो है वो कंडक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक खास लेवल के बाद मजीद हीट देने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तो आप टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि वो उसके क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, जैसे 200 डिग्री तक अगर आप सिलिकॉन को, तो ये टोटली डिस्टर्ब कर देगी और कंडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेकिंग पहले स्टार्ट हो जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो एक्चुअली दोबारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो फिर हीट लेके मजीद कंडक्टिविटी शुरू कर देगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कि पहले कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, फिर कंडक्टिविटी जो है तकरीबन कांस्टेंट रहेगी। अगर आप टेम्परेचर एब्रप्टली बहुत ज़्यादा कर देंगे तो कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्लो इंक्रीज रखते हैं तो फिर कंडक्टिविटी जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज होने के बाद दोबारा बढ़ना शुरू कर देगी। यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा कि अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो क्रिस्टल है उसको हीट अप कर देंगे, जैसे 200 डिग्री तक अगर आप सिलिकॉन को हीट अप कर दें या 85 डिग्री तक आप जर्मेनियम को हीट अप कर दें, तो फिर ये टोटली डैमेज हो सकता है और जो कंडक्शन है वो एब्रुप्टली ज़ीरो पर आ जाएगी।